हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। दोस्तों हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है ना। और वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को सेक्शन वाइज देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने पॉलिटी सीरीज पॉलिटी का पहले हमने देखा है, देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम पॉलिटी का पीवाईक्यूज देख रहे हैं कि एसएससी में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है ना, पॉलिटी से। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा 15th लेक्चर है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न आपसे क्या करा है, ठीक है ना। तो आप इन प्रश्नों को, ठीक है, अच्छे से करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो भी मैं इस क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद जो भी पॉइंट्स बताऊंगा आपको एक्स्ट्रा, उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम आज का सेशन ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। इन्होंने आपसे क्या करा है, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा इन्होंने। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे एमटीएस में इन्होंने पूछा है, ठीक है। और एसएससी एमटीएस में प्रश्न करा, और इन्होंने कब पूरा, ये 2023 में प्रश्न करा है इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन वन आपसे क्या पूछ रहे हैं बालक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, देखो यहाँ पे नॉट पूछ रहे हैं, इस कीवर्ड्स को याद रखेंगे। डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसमें से कौन सा, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये इसमें से पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। ऑप्शन बी, टू पे टैक्सेस। ऑप्शन सी, टू प्रमोट हार्मनी। या ऑप्शन डी, टू रेस्पेक्ट नेशनल एंथम, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो 5 सेकेंड आपको देंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन वन का सही आंसर क्या होगा, मतलब इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका, टू पे टैक्सेस, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। टू पे टैक्सेस जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, लेकिन हाँ, आपका ए ऑप्शन है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, ठीक है। हारमनी, टू प्रमोट हारमनी की बात करते हैं, ठीक है। और हमें नेशनल एंथम को क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। तो ये तीनों आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, बट टू पे टैक्सेस इज नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। तो और इसमें हम आपको बता दें, ठीक है, आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है ना, हमने कब ऐड किया था। ओरिजिनली ये ऐड नहीं था, ठीक है। हमने इसको कब ऐड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 6 के द्वारा, ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में हमने इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को हम अपने संविधान में ऐड किए थे, ठीक है ना। और इसमें जिस कमेटी का नाम है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था ये, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये स्वर्ण सिंह कमेटी था। इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह कमेटी था, और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया था, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 को, ठीक है। ठीक है बालिके, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन 2 देखते हैं कि क्वेश्चन 2 आपसे क्या कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 आपसे क्या बोल रहा है। आपसे देखो, ये एमटीएस में ही पूछा है इन्होंने क्वेश्चन है, और 2023 में ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर, ठीक है ना, कौन सा साल पूछ रहे हैं। इन विच ईयर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ट, ठीक है ना। कौन सा साल जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो कब ये पारित किया गया, कौन से साल में, वर्ष में पारित किया गया, इसमें ये आपसे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके, चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 2019, ठीक है। ऑप्शन बी 2009, या ऑप्शन सी 2015, या ऑप्शन डी 2017, ठीक है। तो बताइए, आपका जम्मू कश्मीर एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से ईयर में पास किया गया था।
आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 2019 में, ठीक है, हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसी एक्ट में, ठीक है, पहले हमारा जम्मू कश्मीर जो था वो राज्य था, स्टेट था, और इसी अधिनियम के तहत, ठीक है ना, क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, ठीक है ना। आपका जम्मू कश्मीर को, जे एंड के को, स्टेट को जो राज्य था, ठीक है, उसको दो यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया इन्होंने, ठीक है। तो पहला क्या बन गया? पहला है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और दूसरा है आपका लद्दाख। दूसरा क्या है बालक, बालिके? लद्दाख, ठीक है ना। तो आज के प्रेजेंट डेट में अगर आपसे पूछे कि भारत देश में अभी करेंटली हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आप याद रखिएगा कि आज की डेट में 8, हमारे पास कितने टोटल, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूटीज कितने हैं हमारे देश में? 8 हैं। और स्टेट्स अगर आपसे पूछा जाए, राज्य टोटल कितने हैं हमारे देश में अभी आज करेंटली, तो आप बोलेंगे कितने हैं? 28, 28, इनको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बालिके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। ये भी क्वेश्चन इन्होंने एसएससी एमटीएस में पूछा है और 2023 में प्रश्न करा है इन्होंने। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बताइए, हु प्रोपोंडेड, ठीक है ना, हु प्रोपोंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन, ठीक है, कानून के शासन की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है, किसने प्रतिपादित प्रोपोंड किया, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है एबी डाइसी, ऑप्शन बी कह रहा है सी के डेप्टरी, सी कह रहा ऑस्टिन, और ऑप्शन डी है ए के सेन, ठीक है। तो बताइए किसने रूल ऑफ लॉ को प्रोपोंड किया था? क्वेश्चन थर्ड का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना, ए बी डाइसी, अल्बर्ट वेन, ठीक है। ए बी डाइसी का पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम क्या है इनका? अल्बर्ट, अल्बर्ट वेन डाइसी। क्या है इसका? अल्बर्ट वेन डाइसी, ठीक है। और डाइसी ने क्या दिया था? डाइसी ने आपको, डाइसी ने 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया था, ठीक है ना। डाइसिस 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, डाइसिस 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। पहला क्या है? पहला क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। पहला क्या है आपका? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। पहला है आपका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरा है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, तीसरा है आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो ये डाइसिस के द्वारा, ठीक है, 3 प्रिंसिपल्स दिए गए थे, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। पहला था सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड देन प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर 4
क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है बालक। क्वेश्चन 4 देखो क्या पूछ रहा है आपसे। देखो ये क्वेश्चन इन्होंने एसएससी स्टेनो में पूछा है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो एसएससी स्टेनो पूछा है और 24 में इन्होंने पूछा है शिफ्ट 1 में। तो बेसिकली आपसे क्या बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए बालिके, 6 राइट्स ग्रांटी बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है ना। जो आर्टिकल 19 के अंदर अभी कितने राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं, ठीक है। सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, ठीक है। तो किस ग्राउंड पे सस्पेंड कर दिए जाते हैं आर्टिकल 19, ठीक है ना। तो आपके सामने स्टेटमेंट 1 है, 1 वॉर, सेकेंड एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड आर्म्ड रिवेलियन, फोर्थ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा पूछा है, ठीक है, किस ग्राउंड पे होता है। तो ऑप्शन ए 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन बी 2 3, ऑप्शन सी ओनली 4, या ऑप्शन डी 1 2। तो इसका आंसर कीजिए कि किस किस आधार पे आपका आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्या होगा ये, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो है, ठीक है, मतलब वार, वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, इस दो ग्राउंड के आधार पे, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 को क्या किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। वार, फर्स्ट वार, और दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना, याद रखिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी केस में, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 352 में डिस्कस किया गया है। तो नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी, इनको, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, ठीक है ना। इसे मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, आर्टिकल 352, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। और ये किस आधार पे, किस ग्राउंड पे इसको लगाया जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको 3 ग्राउंड पे लगाया जाता है। कितने ग्राउंड पे, 3। पहला है आपका वॉर, सेकेंड है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। थर्ड वन इज योर आर्म्ड, आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है। थर्ड है आपका आर्म्ड रिवेलियन। तो याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी वार के ग्राउंड पे, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा आर्म रिवेलियन, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाय दी, अगर पहले 44th अमेंडमेंट 1978 से पहले जाइएगा, तो ये क्या था, आर्म रिवेलियन की जगह पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, बट लेकिन उन्होंने किसके आधार पे, मतलब बाय द अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट के तहत इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके क्या कर दिया, आर्म्ड रिवेलियन, क्या करा है इन्होंने, आर्म्ड रिवेलियन, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बालक, क्वेश्चन 5 देखिए, इन्होंने ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा है आपसे, एमटीएस से पूछा है और 2023 में पूरा क्वेश्चन ये करा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है ना। कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जो यूनियन और इट्स टेरिटरी को, इट्स टेरिटरी को डील करता है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए आर्टिकल 5 से 11,
ठीक है, बी आर्टिकल 1 to 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 12 to 35, ये ऑप्शन डी आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, तो बताइए यूनियन ऑन इट्स टेरिटरी जो है आपका किस आर्टिकल में बताया गया है, आपसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे, सॉरी क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 4, आर्टिकल 1 to जो 4 है, ठीक है, ये आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। और ये पार्ट किस में आता है, पार्ट इसको याद रखिएगा, पार्ट 1 किस में आता है, ये पार्ट 1 में आता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बालक, क्वेश्चन 6 देखो, ये एसएससीओ स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2024 में इन्होंने प्रश्न करा है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव इक्वालिटी बिफोर लॉ, किस आर्टिकल में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात किया है, मतलब कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक। ऑप्शन है आर्टिकल 20 में बताया गया है, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 में बताया गया है, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 में बताया गया है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो करिए इसका आंसर कीजिए, किस आर्टिकल में इक्वालिटी बिफोर के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए इक्वालिटी बिफोर आर्टिकल 14। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो है किसके बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। ठीक है ना, और याद रखिएगा ये जो आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ फंडामेंटल राइट से, इसमें पार्ट किस पार्ट में आता है, ये राइट टू इक्वालिटी वाले पार्ट में आता है, समानता का अधिकार बोलते हैं इसको। और ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया बालक, आर्टिकल 14 से लेके 18। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में आपको हमारे भारतीय संविधान में किसके बारे में बात किया गया है, आपके बात किया गया है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो चलिए हम यहाँ पे तो आपको आर्टिकल 14 के बारे में तो बता ही दिएगा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, बात करता है आर्टिकल 14। फिर आर्टिकल 15 है क्या है, ठीक है, आर्टिकल 15 कैसे बारे में बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ 5। ठीक है ना, कितने ग्राउंड्स पर बात करता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन आपस में नहीं करेंगे। पहला है रिलीजन, दूसरा है रेस, तीसरा है कास्ट, फोर्थ वन इज योर सेक्स एंड फिफ्थ वन इज योर बर्थ ऑफ प्लेस। तो ये 5 ग्राउंड पे आधार पे हम आपस में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आर्टिकल 15 कहता है। 16 क्या कहता है बालक, लेमैन में इसको आप रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन आर्टिकल 16 बात करता है, मीन्स इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स। ठीक है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए या फिर इन जॉब्स। ठीक है, तो इसके बारे में 16 बात करता है। 17 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है बालक, आर्टिकल 17 आपसे बात करता है किसके बारे में, नो अनटचेबिलिटी, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबल, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं करना है। ठीक है ना, आपस में हमें छुआछूत नहीं करना है, अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। ठीक है ना, फिर है आर्टिकल 18, ये किसके बारे में बात करता है बालिके, नो टाइटल्स, मतलब एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइटल्स नहीं होगा, नो टाइटल्स, उपाधि जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, उपाधि। ठीक है, वो नहीं चलेगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, एकेडमिक और मिलिट्री में टाइटल दिया जा सकता है, बट ऐसे नॉर्मल जनरलाइज आपको टाइटल्स
नहीं लगाना है, उपाधि नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बालिके, ठीक है। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है आपसे? आपसे क्वेश्चन 7 क्या कर रहे हैं, देखिए। ये भी एक इसने एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा है और 2024 में इन्होंने प्रश्न करा है, ठीक है। तो आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट नो पर्सन accused any offense shall be compelled to be witness against himself, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, किस आर्टिकल में ये बताया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालिके। ऑप्शन ए आर्टिकल 20 कहता है, ऑप्शन बी आर्टिकल 14 कहता है, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 कहता है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 18 कहता है। तो कौन से आर्टिकल में ये बताया गया कि आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते या फिर आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 7 का आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में ही आपको बात किया गया है, ठीक है ना। और इसमें 3 क्लॉज है, आर्टिकल 20 में हम 3 क्लॉज पढ़ते हैं। तो पहला क्लॉज क्या है, याद रखिएगा, पहला क्लॉज में क्या बात किया गया है, इसमें बताया गया है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, कार्य के बाद कानून, ठीक है। सेकेंड है आपका, सेकेंड क्लॉज में क्या बात करता है, डबल जियोपॉडी के बारे में बात करता है, दोहरा दंड, डबल जियोपॉडी, दोहरा दंड, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि एक ही क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए आप 2 बार दंड नहीं दे सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड क्लॉज में क्या कहता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और इसमें क्या कहता है, खुद के खिलाफ गवाही ना देना। तो खुद के खिलाफ गवाही नहीं देना, ठीक है। इसमें आपके आर्टिकल 20 में ही बात करता है और क्वेश्चन में आपको यही वाला प्रश्न करा गया है कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तो आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। राइट टू बी साइलेंट, रहने का अधिकार है आपके पास, ठीक है। आपने कोई क्राइम भी करा है तो आप चुप रहिए, ठीक है। बाकी का पुलिस का ड्यूटी है कि वो अपना एविडेंसेस को कलेक्ट करे, ठीक है। तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप बोलो कि भाई तुमने ये अपराध कर रहा है, तो आप राइट टू बी साइलेंट, योर राइट्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। तो इन 3 क्लॉज को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, ठीक है ना। इस बार इन्होंने क्लॉज थर्ड से पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि ये डबल जीपॉडी के बारे में पूछते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करें, ठीक है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है, कार्य के बाद कानून, ठीक है ना। मतलब कि वैसे कानून जो कोई क्राइम कार्य पहले हो चुका है, ठीक है ना, बाद में हुआ है, मतलब पहले हुआ है और बाद में वो उसका उसके ऊपर लॉ बनाए, कानून बनाए, तो उसके आधार पे इस पे सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है बालक, क्वेश्चन 8 आपसे बात कर रहे हैं, द राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, यहाँ पे तो राइट टू स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। द राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो किस राइट टू फ्रीडम में आपको आपके प्रोफेशन के बारे में बात करता है, ठीक है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करता है और बिजनेस के बारे में बात करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए आर्टिकल 23 से लेकर 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 से लेकर 22, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 से लेकर 28, या ऑप्शन डी आर्टिकल 14 से लेकर 28, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस राइट टू फ्रीडम में
आपके ऑक्यूपेशन, बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर करेंगे बालिके। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो यार इसका जो राइट आंसर है, राइट टू फ्रीडम, आपने देखा होगा, मैंने बताया हुआ कि ये आर्टिकल 19 से 20, 19 से लेके राइट टू फ्रीडम जो है आपका, राइट टू फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 से लेके 22 में आता है, ठीक है ना। और इसी आर्टिकल 19 में, अगर आर्टिकल 19 के बारे में बात कीजिएगा, तो आर्टिकल 19 के, ठीक है, जो अर्लियर अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 19 जो है इसमें भी 7 फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर भी, ठीक है ना। और जो एफ जी कहते हैं ना, इसमें आर्टिकल 19, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ठीक है ना। जी जो है वो किसके बारे में बात करता है, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और आपके बिजनेस के बारे में बात करता है, जिसको याद रखिएगा। जब संविधान बना था तो इसमें आर्टिकल 19 में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स चले गए थे, 7 थे। अब अभी करेंटली अभी कितना है, करेंटली हो गया है 6, ठीक है ना। आर्टिकल 19 में पहले 7 थे, ठीक है। तो इसमें 7 में क्या आएगा, ए बी क्लॉज सब क्लॉज सी, ठीक है, डी ई एफ और जी, ठीक है ना। और अभी कितने रह गए, ए बी सी डी ए और जी, ठीक है ना। एफ जो सेक्शन देख रहे हैं ना, एफ आर्टिकल 19 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, ठीक है ना। ये आपके किसके बारे में बात करता है, ये आपके राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है ना। तो इसको हटा दिया गया है बाय दी 44th अमेंडमेंट। कब हटाया गया था, 1978 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब करेंटली 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं किसके अंदर, आर्टिकल अनुच्छेद 19 के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बालक आपसे, देखो ये क्वेश्चन इन्होंने जीडी में पूछा है आपसे। जीडी में पूछा है, एसएससी जीडी में, और 2024 में क्वेश्चन ये पूछा है आपसे। तो आपसे क्या प्रश्न कर रहे हैं बालिके, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है ना, आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। धार्मिक आजादी के अधिकार के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, ठीक है। आपसे यही प्रश्न कर रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए आर्टिकल 16, 62, 55, बी आर्टिकल 30, 32, 35, सी आर्टिकल 25 से 28, या ऑप्शन डी आर्टिकल 21 से लेकर 24। बताइए क्वेश्चन 9 का आंसर क्या होगा, किसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात किया, किस आर्टिकल में। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, 9 का सी, ठीक है ना, क्या है सी। आर्टिकल 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 जो है आपका, किसके बारे में बात करता है बालिके, ये बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। और ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 के बीच में डील करता है, 12 से 35 के बारे में बीच के बारे में डील करता है। और ये पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 में आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको पता होना चाहिए कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया है, अडॉप्ट किया है, तो हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है, इसको याद रखिएगा। चलिए अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बालक, कि क्वेश्चन 10 आपसे क्या कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये इन्होंने एसएससी जीडी में पूछा क्वेश्चन है, और 24 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो आपसे ये क्या प्रश्न कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 10 कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशियरी, ठीक है, सेपरेट करता है, टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, ठीक है, ठीक है। दिस इज मेंशन अंडर डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, ठीक है ना। तो इसका उल्लेख भारत की संविधान के तहत किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं, ए पार्ट 4 में है, ऑप्शन बी पार्ट 4A में है, ऑप्शन सी पार्ट 5 में है, या ऑप्शन डी पार्ट 2 में है। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा। टू सेपरेट जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। तो क्वेश्चन 10 का आंसर कीजिए, किस पार्ट में आएगा। आपसे पार्ट के बारे में पूछे हैं इन्होंने। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्ट 4। पार्ट 4 जो है आपका सही उत्तर है, ठीक है। और इसके अंदर मतलब पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, आपको मैंने बताया है डीपीएसपी के बारे में बात करता है। डीपीएसपी और आर्टिकल डीपीएसपी आर्टिकल, ठीक है, किस में डील करता है, 36 से लेके 51 के बीच में डील करता है, ठीक है। और पार्ट 4 में आता है। और जो ये क्वेश्चन करा है इन्होंने, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियल या जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये आर्टिकल 50 इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 50 जो है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 50 बात करता है किसके बारे में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, और आपके लिए फायदेमंद है, फ्रूटफुल है, तो आप हमारे माधवी चैनल्स को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। और कमेंट भी, अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। इन क्वेश्चन का जो भी कराते हैं उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है बालक और बालिके। तो ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।